प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का यानी कि कक्षा 10वीं का सेंटअप की परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है और सबसे पहले दिन आपकी हिंदी विषय की परीक्षा होगी प्रथम पाली में। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आपको पेपर में बेहतर से बेहतर अंक लाना है, कैसा लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जिससे कि किसी प्रकार की अंक आपके एग्जाम में न कटे। और बिहार बोर्ड द्वारा एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से यह सेंटअप का परीक्षा होने जा रही है, हो रही है, उसी आधार पे आपका फाइनल एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड जो है सेंटअप एग्जाम में भी उत्तर पुस्तिका भी दे दी है और OMR शीट भी भेजी है, तो यह बहुत अच्छी बात है। साथियों, आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहेगा, कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने अंक का बनाना होगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको विषय कोड देखने को मिलेगा जो कि 101 होगा। यहां पे प्रश्न पुस्तिका सीट कोड होगा जो कि ए होगा। सेंटअप एग्जाम में सभी का प्रश्न पुस्तिका जो सीट कोड है वो ए रहेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में बस यही थोड़ी सी बदलाव होगी, सीट कोड जो बदल जाएगा, लगभग 10 सीट तैयार किया जाएगा। डन, चलो। और ये चीजें जो है आपको OMR शीट में भरनी है। यहां पे आपको जिस सब्जेक्ट का पेपर होने वाली है उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा, कितने कुल प्रश्न होंगे वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और उसके बाद से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये जो पेपर होगी वो मंथली एग्जाम के आधार पे नहीं होगी, ये आपके बोर्ड एग्जाम पे होगी के आधार पे होगी, इसलिए आपका समय इसका 3 घंटे 15 मिनट रखा गया है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। साथियों, मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छी बात आपके लिए, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी बच्चों के लिए, बिहार के तमाम लाखों बच्चों के लिए हिंदी और संस्कृत के एक्सपर्ट टीचर, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। स्वागत करिए आप अपने प्यारे से शिक्षक को, ऋषि सर को। मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं ऋषि सर को, जो कि हिंदी और संस्कृत के एक्सपर्ट टीचर हैं। अब आएंगे हिंदी और संस्कृत में पूरे 100 में 100। कैसे आएंगे ये आज आप देखिए, ऋषि सर से पढ़ करके, दिल खोल करके सर का स्वागत करिए। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। एक बार जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, दमदार तरीके से, शानदार तरीके से सर का स्वागत करिए। मिलते हैं हम भी आपके अगले वाली सब्जेक्ट में। उसके पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं। उन निर्देशों पर आपको भी ध्यान देना है। जब आप परीक्षा में बैठें, पेपर सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले निर्देश पढ़े जाएं, क्योंकि इसी प्रकार आपको पेपर सॉल्व करना होता है। कई बार ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती जो निर्देश में लिखी होती हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। खंड आ और खंड बा 2 खंड होंगे आपके पेपर में, और 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड आ में होंगे। वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पीय, जिनका आपको एक आंसर टिक करना होगा, साथ ही जिसमें से 50 प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। कोई भी 50 प्रश्न आपको करने हैं, मैं आपको 100 के 100 बताऊंगा और यही आपकी परीक्षा में आएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस ये क्लास देखनी है, क्वेश्चन को याद कर लेना है और परीक्षा में प्राप्त करनी है सफलता। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन का पढ़ा जाना। तो बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका आंसर होगा बेटा बी, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बहुत तेजी के साथ हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप इसको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में तैयार कर पाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? आपके सामने 4 आंसर हैं, यतीन्द्र मिश्र की, महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, गुणाकार मूले की। तो आपको किसकी बताना है? आपको बताना है भीमराव अंबेडकर की। आप सबको बताए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप सबको ध्यान रखिए। जिन्हें नहीं पता है वो लोग इसे तुरंत लिख लेंगे, तुरंत नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, यही प्रश्न आपके पेपर में आना है। ठीक है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? आपको बताना है। मिसेज सेन का, आलो का, सीमा का या सेन बहन का? किसका है ये आपको बताना है। सेन साहब का।
मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? मिसेज सेन का, आलो का, सीमा का या सेन साहब का? इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? आप सबको पता है सेन साहब इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देवनागरी लिपि से हुआ, आप सबको पता है देवनागरी लिपि क्या है? हम जो क ख ग घ छोटा बड़ा छोटी बड़ी लिखते हैं या जो यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ध्वनि। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है, लेकिन जब उसे कागज पर लिखते हैं तो वो प्रतीक चिन्हों में वर्णित बदल जाती है और वह प्रतीक चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। और इसका विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास हुआ है बेटा ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, ध्यान रखना है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? आप सबको बताना है, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप आंसर करते रहें, सभी लोग बताते रहें, और जिन्हें नहीं पता वो जो मैं आंसर बताऊं उसको याद करके रख लें। इसका आंसर है 2। कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले। आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है। ठीक है, अगला है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम फ्रैंक मूलर, वॉल्टर मूलर, विल्हेल्म मूलर या स्टिनमियर मूलर? तो आपको विल्हेल्म मूलर बताना है। 6 का सी आंसर होगा। अगला है सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सी गाड़ी थी सेन साहब के पास? तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता है, सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी? स्ट्रीमल इंड। कौन सी? स्ट्रीमल इंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्री हेकल क्या थे? श्री हेकल के बारे में आपको बताना है। प्राणी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, वे क्या थे आपको बताना है। ठीक है, इनमें से या कोई नहीं, तो वे प्राणी वैज्ञानिक थे। श्री हेकल क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। आपको ध्यान रखना है बेटा, सभी लोग आंसर करते रहें। और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? वाराणसी के पास उन्हें कितने सोने के सिक्के मिले थे? सभी लोग बताइए। तो उनको सोने के सिक्के बेटा मिले थे 172। कितने सोने के सिक्के मिले? 172। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? कब मनुष्य को नाखून की जरूरत पड़ी? कब मनुष्य को नाखून की जरूरत पड़ी, यह आपको बताना है। जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में? जाहिर तौर पर जब आप जंगलों में रहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है नाखून की, क्योंकि वहां पर चीजों को हाथों से, कई बार खाल को, कई बार मिट्टी को, कई बार पेड़ों की छालों को, पत्तियों को कुरेदना पड़ता है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो मांस भक्षण करता था, इस वजह से भी उसको कुछ परेशानियां होती हैं। ठीक है, नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, पाशविक वृत्ति, अंधविश्वास या विलासिता को? आपको बताना है। अब देखो, आपने नाखून काट रहे हो तो हम क्या कहते हैं कि स्वच्छता जरूरी है। हम स्वच्छता के अंतर्गत नाखून या स्नान करना या मुंह धोना रखते हैं, तो यह सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत आएगा बेटा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला क्या है? अनुवर्तिता शब्द। शब्द क्या है? अनुवर्तिता। अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? अनुवर्तिता शब्द का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? 13वां क्वेश्चन, अनुवर्तिता। अनुवर्ती शब्द क्या है? अनुवर्ती। अनुवर्ती, अनु का अर्थ होता है किसी चीज को फॉलो करने वाला। ठीक है, तो पीछे पीछे चलने का अर्थ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, बहादुर की उम्र क्या थी? आप सभी लोग ये बिल्कुल ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में यदि आपको 100% अंक प्राप्त करने हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। 15वां क्वेश्चन, बहादुर की उम्र क्या थी? और इसका आंसर क्या होगा? 12-13 वर्ष। कितनी? 12-13 वर्ष बहादुर की उम्र थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? अब नागरी लिपि को आपको ध्यान में रखना है कि यह वही लिपि है जिसको अभी हमने पढ़ा था, देवनागरी या नागरी लिपि, क्योंकि नागर शब्द नगर से आया है, नगरों में बोली जाने वाली लिपि। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, पूर्वी भारत। मैंने आपको बताया नागरी लिपि बेटा दक्षिणी भारत से है,
मैंने पूरी भारत आपको बताया। दक्षिणी भारत से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान बेटा विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन अर्थात 18वें क्वेश्चन पर। मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेने हैं परीक्षा में। अगर आपको पूरे अंक प्राप्त करने हैं, संपूर्ण अंक प्राप्त करने हैं, तो ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको पता है पूरे नंबर सबको चाहिए। मछली शीर्षक जो है पाठ में संतु क्यों कांप रहा था आपको बताना है। तो संतु ठंड से कांप रहा था, जाहिर तौर पर डर से नहीं बल्कि ठंड से कांप रहा था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर चोरी का इल्जाम लगा। एक व्यक्ति है बहादुर, नाम है दिल बहादुर। ठीक है, उसको उसके रिश्तेदार आते हैं, इल्जाम लगा देते हैं क्योंकि वे कुछ पैसे नहीं देना चाहते थे बच्चों को जो उनके घर में थे, तो चोरी समय सबने बहुत डांटा था उसे। बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहां जाना पड़ता था? बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहां जाना पड़ता था? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहां जाना पड़ता था? सभी लोग बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन बेटा, बहादुर ने कितने रुपए चुराए थे? तो बहादुर ने 11 रुपए चुराए थे। मैं 13 बता करके मुझे लगा मैंने 13 बताया है, मुझे 11 बताना था। 11 रुपए चुराए थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्या है? बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहां जाना पड़ता था? बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहां जाना पड़ता था? तो पुराना बालाजी का मंदिर जो था, बिस्मिल्लाह खां वहां रियाज करने जाते थे। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आखिर महात्मा गांधी है भाई, इतने बड़े फिगर हैं इस देश के, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उनकी शादी कब हुई ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की शादी बेटा 1883 ईस्वी में हुई। किससे हुई आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ये भी जानना जरूरी है ना किससे हुई, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में आपको समास बताना है। व्याकरण तो जेब की बात होती है, आपकी झोली में रखे अंक होते हैं, तो आप सभी लोग इसको सही बताएंगे बिल्कुल। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूं, संस्कृत की लाइन है। क्या है? संख्या पूर्वो दिगुः। संख्या जब पहले आ जाए, जब कोई संख्या आए और उसके बाद वो किसी समूह को प्रदर्शित करे, तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और सूक्ति मैंने क्या बताई? संख्या पूर्वो दिगुः। ये कहां की है? पाणिनि के अष्टाध्यायी की है, याद रखना, कभी द्विगु समास नहीं भूलेगा। अगला क्या है? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहां किया था? जापान, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, थे कहां भाई? का प्रवासी दिवस बनाते हो, कहां से आए थे गांधी जी? तो जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और यहीं पहली बार उन्होंने असहयोग अपना क्या किया था? अपने अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया था। रूस में तो कभी रहे नहीं, तो वहां क्यों करेंगे? अगला प्रश्न, मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं इस बात को कि एक भी प्रश्न आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब आएगा ना तो अफसोस करोगे कि सर कह रहे थे और मैंने बात मानी नहीं थी। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप रट लोगे, याद कर लोगे, क्योंकि पेपर में आना है, पक्का है, चिंता नहीं करनी। आपको बस हम पर भरोसा करना है, क्वेश्चन को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? आप सभी बताएंगे। अब सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा आपको स्पष्ट रूप से पता है कि क्या है। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। असहयोग करो, सहयोग ही ना करो, अहिंसक प्रतिरोध करो। जब किसी को मारोगे नहीं तो कोई कितना भी क्रूर हो, मारने थोड़ी ना लगेगा। गांधी जी की यह फिलॉसफी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पंडित बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? आपको ध्यान रखना है। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष, क्या थी उम्र उनकी? तो उनकी उम्र थी बेटा 27 वर्ष। उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ड़ा और द, ड़ा और ढ़ है, ये द नहीं है बल्कि ये ढ़ है। ढ़, ड़ा और ढ़ कौन आप जानते हैं? न ऊष्म है न अंतस्थ है, ये द्विगुण व्यंजन है।
कौन सा व्यंजन है? ये द्विगुण व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। वे स्वर दूसरे स्वरों से नहीं होती, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरों से नहीं होती। हमारे यहां संयुक्त स्वर भी है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ए ऐ ओ औ, लेकिन कुछ स्वर ऐसे हैं जिनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। छोटा आ, छोटा आ को 2 बार जोड़ दो पड़ा, छोटा और छोटी को जोड़ दो तो ए, तो वे संयुक्त व्यंजन हुए ना, और ये ह्रस्व व्यंजन होंगे। द का उच्चारण, द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। द बोलो, जीभ दांत पे लगती है, द बोलोगे तो जीभ कहां लगेगी? दांत पे लगेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। व्यंजन में स्वर वर्ण नहीं है। हम लोग लिखते हैं ना राम, और राम में हलंत लगा आधा हो गया, तो इसे कह देंगे हल। ठीक है, ये सब बहुत सरल सवाल हैं। व्याकरण का तो अंक फ्री का अंक होता है, और जब मैं बता रहा हूं आपको तो यकीन मानिए, अथॉरिटी से बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका व्याकरण का नहीं गलत होने वाला है, ना ही आपका साहित्य का गलत होने वाला है। आपको बस केवल मेरी बात माननी है, इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में घुसा लेना है, क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये तो आपको भरोसा करना ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? तो जो क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ये अंत में वर्ण आते हैं वो सारे अनुनासिक कहे जाते हैं। इनकी संख्या क्या है? तो इनकी संख्या बेटा 5 है। कितनी है इनकी संख्या? 5। एक ध्वनि जब व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? जब कोई ध्वनि व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, तमाम व्यंजन उसमें प्रयुक्त हो जाएं, तो क्या कहलाती है? वो संयुक्त कहलाती है। ठीक है, वो संयुक्त कहलाती है। अगला शब्द क्या है? अगला प्रश्न क्या है? टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। कितना सरल है, इसीलिए मैं कहता हूं आप यहां से पढ़ो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, सब बिल्कुल A to Z सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में होंगे, तो आपके सबसे अंक अच्छे अंक होंगे, ये मेरा दावा है। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से करोगे। टिकाऊ में, अब आपको टिक आऊ, वो ऐसे ही सुनाई पड़ रहा है, टिक आऊ, तो आऊ यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या है? भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब देखो, संधि किसमें होती है? 2 सार्थक वर्णों में होती है। सार्थक शब्द मतलब जिनके अपने अपने अर्थ हो, तो अन्न का अपना अर्थ, अभाव का अपना अर्थ। अब अभाव के छोटा अ से मिलेगा, ये बड़ा अ बनाएगा, और ये अन्ना में लगेगा, यहां पर अन्ना भाव शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अन्न अभाव, अन्ना भाव का संधि विच्छेद अन्न अभाव। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो चरमोत्कर्ष, गणित, गृहस्थ, क्षमा। अब सारे बच्चे क्या करेंगे ना, देखेंगे, कहेंगे कि अरे ये बिल्कुल सबसे सही शब्द यही होगा, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत वंस्कृत वाला शब्द लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं कि आपका गणित शब्द सही है। चरमोत्कर्ष इस तरह लिखा जाता है, जहां भी आप चरमोत्कर्ष देखेंगे ऐसा लिखा देखेंगे। आधे लोग इसी में कंफ्यूज हैं, चरमो यही सही है, लेकिन नहीं सही है। ऐसे बहुत से वर्ण हैं, और मैं इन सबको आपको बताऊंगा। तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि बेटा परीक्षा में जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, और अपने सभी दोस्तों को जोड़ना है, सभी दोस्तों को बताना है, सबके साथ साझा करना है, सबको पहुंचा देना है ये क्लास, क्योंकि सबका भला ही समाज का भला है। इस बात को ध्यान रखो, केवल एक आदमी के ज्ञानी बन जाने से नहीं बनेगा, परोपकार से। चलो अगला प्रश्न, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक तो कौन सा है? यही तो है, बी वाला। ये सरल क्वेश्चन है। द्वंद्व। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना
है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही सर्च करिएगा DLS एजुकेशन, आपके सामने आएगा यहाँ पे लिख करके DLS एजुकेशन। इस पे आपको फटाफट से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा मेरा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे चले जानी है। नीचे जैसे ही जाइएगा तो सभी बच्चे इस व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि सब कुछ यहीं पे आपको दिया जा रहा है। वो लिंक हो, PDF हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, वायरल क्वेश्चन हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और टेलीग्राम पे साथियों आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि शाम 5 बजे अब आपकी जो है एग्जाम जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद से मंडे के दिन डेली टेस्ट होगी शाम 5 बजे और कंटिन्यू ये पूरे एग्जाम तक होगी। तो फटाफट से करेंगे और इसका PDF पे ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा आपको कि क्लास 10 सेंटअप परीक्षा आंसर की, आपको इस पे क्लिक करना है और जिस भी सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए वह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो यहां पे आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहां पे सबका लिंक दिया गया है। जैसे हिंदी क्वेश्चन पेपर हो गई, संस्कृत हो गई, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, धीरे धीरे सबको अपडेट कर दिया जाएगा, सब कुछ इसमें लगा दिया जाएगा। जैसे आपका समय, आपका परीक्षा आ रहा है, नजदीक हो गया अब, यानी कि परीक्षा देने से पहले आपको सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो जल्दी से करिए, फटाफट से सर्च करिए और जुड़िए और बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। भूलना मत, सर्च करिए DLS एजुकेशन गूगल क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलने वाली है। तो जल्दी से कर लो फटाफट से सर्च और आप लोग बार बार चेक करते रहो कि कब अपडेट हो रही है, कब हम। समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? द्वंद्व समास क्या होता है? उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दिन रात। मैं कौन सा चिन्ह प्रयोग कर रहा हूं? वही तो है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। अगला प्रश्न, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? परेशान हो जाते हैं कुछ लोग, जातिवाचक संज्ञा समझ लेते हैं क्योंकि उनको लगता है विशेष यानी का नाम है। कुछ लोग कि भैया मैं तो समूहवाचक होगा, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका अक्टूबर शब्द। क्या वाचक संज्ञा है? सभी लोग इस ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ, देश शब्द कौन सा लिंग है? आपका देश है भारत देश, कोई देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये कौन सा लिंग होता है? देश शब्द जब लगाया जाता है तो हम किस लिंग के अंतर्गत इसको रखते हैं? तो हम इसे पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हम प्रयोग करते हैं भारत देशस्य, संस्कृत में भारत देश का। ओठ शब्द का क्या है? ओठ शब्द तत्सम, तो हम ओष्ठ कहते हैं यहां, तो ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ओठ क्या हो जाएगा? आप सबको बताना है। जाहिर तौर पर ये तद्भव हो जाएगा। तद्भव क्या होता है? जो अपभ्रंश हो जाते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उनके अपभ्रंशों को। अगला प्रश्न, शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंटरेस्टिंग लगा, क्यों? क्योंकि जिसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी वो भी उसका उत्तर जानता है। हमारे यहाँ विवाह के टाइम पर कार्ड आते हैं और उसमें लिखा होता है ना आयुष्मान आयुष्मती, तो आपको पता है कि क्या होगा? 40वें क्वेश्चन का आंसर आयुष्मती, ठीक है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग आयुष्मती है। बात का बहुवचन क्या होगा? आप सबको बताना है, बात का बहुवचन क्या होगा? तो ये तो कितना सरल है, बातें, बहुत सारी बातें, तो बातें हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो बेटा, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो, पहुंचा दो हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्चा इससे लाभान्वित हो, यही तो शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन यहां पे फीड पेपर में आएगा ना, तो निराश आता, बात मान ली होती तो आज मैं टॉपर बन जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य शब्द से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो वाक्य से अलग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? आप सबको बताना है। पद, शब्द, सर्वनाम या फिर क्या? पद, शब्द, सर्वनाम या लिंग, क्या कहते हैं वाक्य शब्द को? आप सबको बताना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं पद। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है, कई पद ऐसे होते हैं जो वाक्य से अलग हो जाते हैं, फिर भी वे पूर्ण अर्थ रखते हैं। अरे श्याम उधर न जा, इसमें कौन सा कारक है? अरे श्याम उधर न जा, तो अरे श्याम क्या होता है? संबोधन। हे अरे भो, संबोधन में अरे आता है तो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। कितना सरल है, आपको सब पता है। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं। हर एक क्वेश्चन जो बताऊंगा आंसर वही सही माना जाएगा, कहीं से भी। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है कहलाता है, हमने कितनी परिभाषाएं रटी हैं इसकी, सर्वनाम। चलिए सभी लोग ध्यान से आंसर करेंगे हर एक क्वेश्चन का, और साथ ही सेशन को शेयर करते रहेंगे बेटा, सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जग भला, आप भला तो जग
भला उदाहरण है तो जग भला, कारण है आपको बताना है आप भला तो जग भला। जाहिर तौर पर आप भला, अपने भले की बात हो रही है तो निजवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मैं घड़ा भरता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं घड़ा भर रहा हूं। अब घड़ा भरने में मेरे पास एक काम है ना, लेकिन कोई दूसरा तो है नहीं, तो ये द्विकर्मक नहीं होगी, दो कर्म नहीं हुआ। ये बिना कर्म वाली भी नहीं होगी क्योंकि घड़ा तो भर ही रहा हूं। संयुक्त नहीं होगी क्योंकि कुछ जोड़ा नहीं गया है, तो ये सकर्मक हो जाएगी। क्लियर है, बहुत सरल होता है प्रश्न, बस आप ध्यान से देखो। वह गाता है, वह क्या करता है, वह गाता है। ठीक है, वह गाता है तो क्या हो जाएगा, सह गायति। अगर संस्कृत होती तो हम ऐसे कहते, वह गाता है तो क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः जो शब्द हैं आपके, शब्द शब्द अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और तमाम प्रकार के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो सामान्यतः बेटा नॉर्मली शब्द दो ही प्रकार, सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। अब मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द ही तो बाद में विकार पैदा करेगा, तो मूल शब्द तो सबसे सही होगा और सबसे सही होगा तो उसे तत्सम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। अगला प्रश्न, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे। तो आगे जोड़ा जाने वाला उपसर्ग, पीछे जोड़ा जाने वाला प्रत्यय। ध्यान रहे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और एक भी क्वेश्चन दिमाग से स्किप नहीं होना चाहिए। अब शुरुआती 50 कर लो या 50 हो गए, 50 ही करने हैं आपको, शुरुआती 50 कर लो या बाद के 50 कर लो, लेकिन करने तो आपको है 50। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। अब प्राणी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, हमें पता है, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर हमें स्पष्ट रूप से पता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। कैसे, दान के बिना। दान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, दान अवश्य करना है। सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है, सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है बेटा, आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे सवैया और छंद में सिद्ध कवि कौन है। ठीक, तो ये कौन है सवैया और छंद में सिद्ध कवि, ये रसखान है। ठीक है, अगला प्रश्न, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। अब इसको भी बताने की जरूरत है, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने सुजान रसखान आदि लिखा कि तुम कौन धो पाटी पढ़ो है लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कौन सी पाटी पढ़ ली है तुमने, कौन सी किताब पढ़ ली है कि मन ले लिया तुमने लेकिन कुछ और छटाक भर भी मुझे वापस नहीं किया। कौन कह रहा है, मन भर लिया। और आप जो लोग, हम लोग जानते हैं, अब तो लोग मन नहीं जानते, पहले मन और छटाक नापने के पैमाने हुआ करते थे, मन भर और छटाक भर। तो मन भर तुमने ले लिया मुझसे और छटाक भर नहीं दिया। यहां पर मन का दो अर्थ है, एक मन है कि तुमने मेरा मन ले लिया, मेरा प्रेम ले लिया, और छटाक भर भी मुझे नहीं दिया। तो कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, स्पष्ट रूप से आपको पता है ब्रज भाषा के हैं। पंक्ति ही ब्रज भाषा की पढ़ रहा हूं। अति उधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। ठीक है, घनानंद बहुत प्यारे हैं, उन्हें एक प्रेमिका से प्रेम था, सुजान नाम था उसका, और सुजान नहीं गई उनके साथ, तो उन्होंने पूरा काव्य ही लिख डाला कि चलो अब प्रेम में कविता ही करेंगे। कवि रसखान की रचना कौन सी है। अब सुजान रसखान, सुजान सागर, सुजान रसखान, रसकेली बल्ली, कौन सी रचना है किसकी, कवि रसखान की। 54वां क्वेश्चन आपका है और इसका आंसर क्या होगा बेटा, जाहिर तौर पर स्पष्ट आपकी आंखों के सामने, सुजान रसखान। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। अक्षर ज्ञान शीर्षक जो कविता है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता। अब अक्षर ज्ञान का तात्पर्य आप देखो, कई बार तो ये होता है क्वेश्चन आप रटे रहो, कई बार ये होता है कि दिमाग से चीजें स्किप हो जाएं तो क्या करो। जाहिर तौर पर अक्षर ज्ञान कौन प्राप्त करेगा, स्त्री तो प्राप्त नहीं करेगी और किशोर भी प्राप्त नहीं करेगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में अक्षर नहीं आते बल्कि व्याकरण की मूल विधाएं आती हैं, तो बच्चा ही तो अक्षर पढ़ेगा। तो आप यहां से इसको आंसर को सही कर सकते हो कि अक्षर ज्ञान जो है वो बाल मनोविज्ञान का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? बाल मनोविज्ञान का हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 56। चिंतित भ्रिकुट क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? भ्रिकुट क्षितिज तिमिरांकित। ठीक है, ये किसकी है? एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, या भारत माता। तो ये कविता भारत माता की है। आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी? स्वदेशी पढ़कर विदेशी तो होगी नहीं, जाहिर तौर पर विदेशी पढ़कर। आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन करो बेटा, सभी लोग ध्यान समझो, क्योंकि यही पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस बात को आपको समझना है। और दूसरी बात कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आपको लिख लेना है, सेशन को शेयर करते रहना है सभी के साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, कितने लोग होंगे जो इस प्रश्न से रिलेट कर पाएंगे? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं, उनका चित्रण किस कवि ने किया है? वियोग में सच्चा प्रेमी वेदना सहेगा और उसका चित्रण किसने किया है? अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। ये जो प्रेम है ना, ये ऐसा मार्ग है जहां पर सयानों का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां पर बहुत मुश्किल से लोग आगे बढ़ पाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये बात कही हमारे प्यारे घनानंद ने, क्योंकि सुजान जो इनकी प्रेमिका थी, उनको इन्होंने बहुत प्रेम किया और उनसे उन्हें कुछ नहीं मिला वापस। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन है जिनका कोई संप्रदाय न हो? ऐसे कौन से कवि हैं जो संप्रदाय मुक्त हैं? जाहिर तौर पर आपको पता है कि रस खान कभी किसी संप्रदाय से आइडेंटिफाई नहीं हुए, कभी अपनी पहचान किसी संप्रदाय से नहीं बनाई। वे मुक्त कवि हैं और सिद्ध कवि हैं, मजबूत कवि हैं, सवैया के। ठीक है, अगला प्रश्न, कविरस खान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कविरस खान के किस ग्रंथ से ऐसा परिचय मिलता है, आपको बताना है। तो प्रेम वाटिका जो इनका ग्रंथ है उससे मिलता है। ठीक है, प्रेम वाटिका, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, आपको बताना है। कालू चंद खत्री, दीप चंद खत्री, सुबोध चंद खत्री, नरेन चंद खत्री। तो इनका ये ए वाला ऑप्शन सही होगा बेटा, कालू चंद खत्री। आपको ये प्यारे बच्चों, एक खास जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, क्रैश कोर्स का, तो मैं बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ लेकर के आ चुका हूं विद्याकुल एप्लीकेशन पर संघर्ष बैच रिवीजन कम क्रैश कोर्स। विद्याकुल वो जो बिहार बोर्ड के बच्चों को पिछले 3 वर्षों से बना रहा है स्टेट टॉपर, और अब है आपकी बारी। तो साथियों, जल्दी से विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि विद्याकुल एप्लीकेशन पे हर संडे के दिन हमने टेस्ट शुरू करा दी है, तो जल्दी से टेस्ट में भी आप ज्वाइन होइए। एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है टेस्ट की, ध्यान से सुनिएगा। मैथ का सुबह 7 बजे से 9 बजे होगी विद्याकुल एप्लीकेशन पर। उसके बाद से आपकी सोशल साइंस की 11 बजे से लेकर के 1 बजे होगी, साइंस की शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे होगी, और इंग्लिश की टेस्ट 7 बजे से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक चलेगी। सबसे बड़ी टेस्ट आपकी बिहार की, और जल्दी से आप इसमें शामिल होकर और बेहतर अपना रिजल्ट दिखाइए, बेहतर करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अभी विद्याकुल एप्लीकेशन को, और 24 घंटा आप कभी भी डाउट हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। जल्दी से डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से विद्याकुल एप्लीकेशन को अभी ही डाउनलोड करिए। ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रहिरास किस कवि की रचना है? रहिरास किस कवि की रचना है, आपको बताना है। और रहिरास किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद कैसे कवि हैं, आपको बताना है। तो घनानंद किसके कवि हैं? प्रेम के पीर के, प्रेम की विरह के कवि हैं, तो प्रेम की पीर के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है बेटा? तुम कौन दो पार्टी फड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यही तो मैं अभी बता रहा था। यह पंक्ति किस कविता से है, तो आपको बताना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, 64 का डी वाला, 64वें का डी वाला, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। रसिक समाज की स्थापना किसने की, आपको बताना है। 65वां क्वेश्चन, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण, किसने?
बड़ी प्रेमघन ने की है। ग्राम्या किन की रचना है? ग्राम्या आपको बताना है 66। 66वां क्वेश्चन, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या रचना किसकी है बेटा? सुमित्रानंदन पंत की रचना है ग्राम्या। अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? आप सभी लोग बताइए। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, आपको पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? मानवीय विभीषिका, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका क्या होती है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका जो आधुनिक सभ्यता में इस समय के जीवन में सबसे बुरी घटना हुई हो। तो वो जापान पर एक बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। लोग भाप बनकर उड़ गए थे और उसी कविता हिरोशिमा में उसी बात को अज्ञे जी ने रेखांकित किया है कि कैसे मानव त्रासदी इतनी बड़ी विडंबना बन जाती है कि हम अपने दुखों से पार नहीं पाते, मानवता स्वयं मानवता का कत्ल करने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? भग्नदूत किस कवि की रचना है? अज्ञेय की, कुंवर नारायण की, रेन मारिया रिल्के की, जीवनानंद दास की? किसकी है? 69 वाला क्वेश्चन। तो आपको पता है कि अज्ञेय की रचना है भग्नदूत। किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की है? कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष में की? आपको बताना है और आप सबको पता है इसका आंसर सन 1950 में, और लगभग तो लगा ही रहेगा क्योंकि 1950-49 ऐसे आसपास का समय होता है जब रचना छप जाती है, उसी वर्ष को मान लिया जाता है। ठीक है, अगला, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? कौन नहीं जानता? अनुशासन शब्द में अनुपसर्ग है। सभी लोग ध्यान से सेशन को शेयर करते रहें और साथ ही बेटा अपने सभी साथियों को बताओ कि परीक्षा में ये प्रश्न आने वाले हैं, उसको ये पढ़ लें, याद कर लें, रट लें। नहीं तो बाद में जब पेपर दे के आओगे ना और फिर से अपने क्वेश्चंस को मिलाने के लिए क्लास देखोगे, तब आपको बहुत दुख होने वाला है। तो उस दुख से बचने का एक ही उपाय है कि रट डालो सारे क्वेश्चन। ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे तो आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करोगे। जनता शब्द में क्या उपसर्ग प्रत्यय लगा है? प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है, तो इसमें ता प्रत्यय लगा है। जन शब्द है, जन का अर्थ है लोग। देहात शब्द का विशेषण क्या है? वह बहुत देहाती लड़का है। लड़का का विशेषण देहाती, तो देहात शब्द का विशेषण क्या होगा? देहाती होगा। अगला शब्द, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो अंतिम पद प्रधानो तत्पुरुषा। अंतिम पद किसका प्रधान होता है बेटा? तत्पुरुष का। ये सब तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना है आपको, कुछ नहीं भूलना है। चलिए, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष, महान है जो व्यक्ति, महापुरुष। पुरुष कैसा है? महान है। कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न क्या है? जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपको बताना है ये क्रिया विशेषण है। जमीन पर लौटते हुए क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक सरल वाक्य है। बिजली चमकती है में कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सरल है सब। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? चाहे जैसा भी हो तुम वहां जाओ, कृपया आप ही यह बताएं, सोहन और मोहन संबंधी चर्चा, तब शायद यह काम जरूरी हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चाहे जैसा भी हो तुम वहां जाओ, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या प्रश्न सूचक वाक्य है? तो प्रश्न सूचक तो होगा ही नहीं, प्रश्न सूचक निशान ही नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये संयुक्त वाक्य है। दो शब्द जोड़े गए इसमें। सभी लोग बहुत ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि जब आप पेपर में बैठोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग सेशन को शेयर भी करते रहो, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ से साझा करते रहो। अगला क्या है? पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है। प्रकंपन, गिरि, दुहिता, द्रुम, तो आपको पता है गिरि है। 80 जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? गिरि होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होगा बेटा? जटिल का विलोम सरल होगा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगला प्रश्न क्या है? जिसका नाथ न हो, एक शब्द क्या है? अनाथ। जिसका नाथ न हो, शिव कौन है? अनाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नहीं उनके शिव हैं। ठीक है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ बेटा बाधा दूर करना।
क्या है? बाधा दूर करना। अगला प्रश्न, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद। ठीक है। अगला, ड का उच्चारण स्थान, ड, ड बोल लो ना। जब कोई उच्चारण स्थान आए तो शब्द को बोलो तुरंत, और जहां पे जाके जीभ लगे उसी को उच्चारण स्थान तुरंत दे मारो। तो क्या है? ड, ड में जीभ मुड़ती है और पीछे, तालु के पीछे होकर के जाती है, वो मूर्धा होता है। ठीक है, मूर्धा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उच्च और साधारण की तुलना कैसी? क्या अर्थ है इसका? उच्च और साधारण की तुलना कैसी? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। हमारे समाज में एक कहावत बहुत दिनों से कही जाती रही है, तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत ध्यान से आप इसकी तैयारी करेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे। सुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सुख देने वाले के लिए एक शब्द जो हमेशा सुख देता हो, तो क्या होगा? सुखद। सुखद, जो हमेशा सुख देता हो। स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? स्वामी का विलोम क्या होगा? सेवक। भाई कोई स्वामी है तो दूसरा सेवक हो जाएगा। दिगंबर शब्द में कौन सा समास होगा? दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर, इसमें कौन सा समास होगा आपको बताना है। तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु, आपको बताना है दिगंबर में समास। तो दिगंबर में कौन सा समास होगा बेटा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि। कर्ण शब्द क्या है? कर्ण शब्द आपको बताना है क्या है। अब आपको पता है कि हम लोग कान कहते हैं सामान्य शब्दावली में, तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बेटा तत्सम हो जाएगा, संस्कृत निष्ठ शब्द हो जाएगा। ठीक है। एक श्लोक मैंने पढ़ा था कि अये लाजानुच्चयी, एक श्लोक है भोज प्रबंध का, वहां पर आता है कि शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना। तो कर्णौ शब्द, कर्ण शब्द से ये लाइन बनी है। तो भंवर ने लड़की के जन्मदिन, भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? भंवरी ने लड़की के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? लपसी भेजी, रसगुल्ला भेजा, दाल का हलवा भेजा, या फिर भेज दी रसमलाई। तो उसने क्या भेज दिया? रसमलाई भेज दी। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आप सबको बताना है। 92वां क्वेश्चन, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। एस रंगराजन। अगला प्रश्न, सांवर दैया किस कहानी के कहानीकार हैं? सांवर दैया किस कहानी के कहानीकार हैं? नगर, धरती कब तक घूमेगी, दहते विश्वास, दही मंगमा, किसके हैं? सभी लोग बताएंगे। तो ये धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूं, थोड़ा सा कर्ज दोगी, यह किसने कहा? यह किसने कहा आप सबको बताना है। तो यह कहा रंगप्पा ने। ये किसने कहा? रंगप्पा ने। आपको पता है कि आपके सिलेबस की जो कहानियां हैं वो दूसरे भाषाओं की रूपांतरित कहानियां हैं, तो नाम से आपको ये पता चल जाता है। अब जब नाम से पता चल जाता है तो आपको कहानी भी पता चल जाएगी। लक्ष्मी का घर कहां था? आपको बताना है लक्ष्मी का घर कहां था। सबको पता है देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन बेटा, काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? काला पानी शीर्षक ईश्वरी पेटलीकर की रचना, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है। अगला प्रश्न 97, मां शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया? मां शीर्षक जो कहानी है उसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किसने लिया? तो उसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बेटा मां जी के पुत्र ने लिया। किसने लिया? मां जी के पुत्र ने लिया। अगला, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, मरनी शुरू की, यह कहकर किसने चीखें दी? यह कहकर कौन चीख पड़ा? आपको बताना है। भाभी ने, कमू ने, माजी ने, माई ने। तो माजी ने कहा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में तीन बेटों की मां कौन है? कौन है तीन बेटों की मां? सीता है तीन बेटों की मां। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ? तो लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 38, 40, 42 या 35 में? इनका जन्म 35 में हुआ। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे।
यही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ये मेरा दावा है कि यही प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से होगी। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, सारे क्वेश्चन को रट लें, याद कर लें, लिख लें। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको 10 बार पढ़ लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको सर्वोत्कृष्ट अंक मिलने वाले हैं इस पेपर के बल पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में।